हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली के गुण, लाभ और महत्व के बारे में। तो प्रश्नावली किस तरीके से अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी होती है और इसके ज़रिए हम किस तरह से अनुसंधान कार्य में इसकी हेल्प ले सकते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिनपाओ यंग ने कहा था कि प्रश्नावली एक विशाल और व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य इकट्ठा संकलित करने की एक शीघ्रतम और सरलतम विधि है। यानी कि जो प्रश्नावली है वो एक ऐसी विधि है जिसके ज़रिए बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में हम एक बड़े क्षेत्र का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डाक के ज़रिए जो प्रश्नावली होती है वो चुने हुए लोगों के पास भेज दी जाती है, तो और वो उसका उत्तर भरकर वापस जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके पास भेज देते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी और बहुत साधारण से मतलब बहुत आसान तरीके से किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। तो जो प्रश्नावली के गुण हैं उनमें पहले नंबर पे आता है व्यापक क्षेत्र का अध्ययन। प्रश्नावली जो विधि है इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इसका सबसे जो पहली क्वालिटी है वो यही है कि इसके ज़रिए जो एक बड़ी जनसंख्या का अध्ययन कम टाइम में कम पैसों के साथ किया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक बड़े एरिया में जो प्रश्नावली होती है वो डाक के ज़रिए भेजी जाती है और उत्तरदाता अपने आंसर लिखकर वापस भेज देता है। और इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जो अनुसंधान करता है उसे उत्तरदाता के सामने जाना पड़े या उससे व्यक्तिगत तौर पर मिलना पड़े। इसमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए ये एक व्यापक क्षेत्र के यानी बड़े क्षेत्र के अध्ययन की सबसे सरल विधि है। दूसरे नंबर पे आता है तथ्य संकलन में शीघ्रता। यानी कि जब हमें किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अध्ययन करना हो और हमें फैक्ट जल्दी इकट्ठे करने हो तब प्रश्नावली इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल परिविधि है। क्योंकि इसके ज़रिए जो फैक्ट हैं उन्हें बहुत आसानी से जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें जो अनुसंधान करता होता है उसे अलग अलग उत्तरदाता के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक ही साथ बहुत सारी प्रश्नावलियों के ज़रिए जवाब अपने जो क्वेश्चन है उनके जवाब प्राप्त कर सकता है और अपने अध्ययन से बचे हुए टाइम को वो उनके सिस्टमेटिक उत्तर को बनाने के लिए लगा सकता है। थर्ड नंबर पे आता है धन और श्रम की बचत। जो प्रश्नावली विधि होती है, चूँकि इसमें जो पैसा लगता है वो प्रश्नावली को छपवाने में और उन्हें डाक के ज़रिए भेजने में ही वो पैसा जो अध्ययन करता होता है उसका खर्च होता है। बाकी जो एक व्यक्तिगत तौर पर मिलने की उसमें ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसमें इस तरह टाइम वेस्ट होता है कि जो अध्ययन करता है उसे बार बार अपने जो उत्तरदाता हैं उनसे मिलना पड़े, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े। उसे सिर्फ एक बार वो अपना एरिया डिसाइड कर लेता है कि उसे किस एरिया का अध्ययन करना है, फिर वो वहाँ पर अपनी जो प्रश्नावली है उन्हें भेज देता है और उनके ज़रिए उत्तर प्राप्त कर लेता है। तो ये एक तरह से धन और श्रम के बचत की सबसे अच्छी विधि है। फोर्थ नंबर पे आता है उपयोग में सरलता। जो प्रश्नावली होती है उसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसमें इस तरह की कोई भी ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता जिससे कि इसे यूज़ ना किया जा सके। इसे आसानी से इसमें क्वेश्चन लिख लिए जाते हैं और इसे डाक के ज़रिए जो चुने हुए जो उत्तरदाता हैं उनके पास भेज दिया जाता है और वो वापस उनसे ये कह दिया जाता है कि वो वापस जब वो अपने उत्तर लिख लें इसे वापस जो है अनुसंधानकर्ता के पास भेज दें। तो एक तरह से ये एक तथ्यों को इकट्ठा करने की एक तरह से इसलिए भी अच्छी विधि है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उत्तरदाता जो है किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी बात को सही से नहीं कह पाता और इस परिविधि में उसे टाइम मिलता है कि वो आसानी से सोच समझकर अपने उत्तर को दे सके और कई बार वो ऐसी सूचनाएं भी दे देता है जिसे कि वो दूसरे के सामने कह ना पा रहा हो। फिफ्थ नंबर पे आता है उत्तरदाताओं के लिए सुविधापूर्ण। एक तरह से जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाताओं के लिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि
इसमें उत्तरदाता जो होता है वो आसानी से अपने बिना किसी दबाव के अपने जवाब को दे सकता है। अनुसूची में क्या होता है, जो कि अनुसंधानकर्ता वहीं पर आमने सामने क्वेश्चन करता है और अपना जवाब लिखता है। तो इसमें उत्तरदाता के पास एक तरह से टाइम भी नहीं होता कि वो जवाब को सोच सके कि उसका सही जवाब क्या है, और कई बार वो दबाव महसूस करता है कि वो दूसरे के सामने अपना जवाब ना दे पा रहा हो। और कई बार ऐसा होता है कि हर जो व्यक्ति होता है उसका नेचर अलग तरह का होता है। कई बार लोग हेजिटेट हो जाते हैं, वो अपना जवाब नहीं दे पाते। तो जो इन सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्रश्नावली में है, क्योंकि इसमें जो है डाक के ज़रिए प्रश्नावली उत्तरदाता के पास जाती है और वो टाइम के साथ उसे सोच समझकर उसका आंसर दे सकता है। उस पर किसी तरह का कोई दबाव या कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होती कि उसे क्या लिखना है। और कई बार वो ऐसे आंसर भी दे देता है जिसे कि वो बताना ना चाह रहा हो, क्योंकि उसे इस चीज़ का भरोसा होता है कि वो उसके जो जवाब हैं वो गोपनीय रखे जाएंगे। 6 नंबर पे आता है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। इसमें जो प्रश्नावली होती है, इसमें जो फैक्ट मिलते हैं जो अनुसंधानकर्ता को, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मतलब बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो उत्तरदाता होता है वो आसानी से सोच समझकर उसका आंसर देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताता है जो कि आमने सामने बात करने के बाद संभव ना हो। और कई बार वो अपने बारे में भी या अपने क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में भी अपने आंसर में ये चीज़ें बता देता है। तो एक तरह से इसके ज़रिए जो सूचनाएं मिलती हैं वो वस्तुनिष्ठ होती हैं, मतलब सच होती हैं वो सूचनाएं। तो जो प्रश्नावली होती है वो कम समय में कम खर्च के साथ डेटा को इकट्ठा करने की सबसे अच्छी परिविधि है। अब आते हैं प्रश्नावली के दोष के बारे में। जैसे कि हर जो परिविधि होती है, हर मेथड होते हैं, उसके कुछ क्वालिटी होती है, इस तरह ही उसकी कुछ सीमाएं यानी कुछ दोष भी होते हैं, जिन्हें जो कि उसके डिमेरिट्स भी होती हैं, जो जिससे कि उसमें उसके दोष निकल कर सामने आते हैं। जिसमें पहले नंबर पे आता है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त। चूँकि जो प्रश्नावली होती है वो मेनली जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए ही काम करती है, क्योंकि किसी प्रश्न को समझना और उसका उत्तर देना, उसे समझकर उसका उत्तर देना एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो ये एक तरह से जो अशिक्षित उत्तरदाता हैं उनसे इसके ज़रिए कोई भी सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकती, तो ये अनएजुकेटेड लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्राप्त करने की समस्या। क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन लिखे गए होते हैं उनको समझना कई बार उत्तरदाताओं के लिए मुश्किल होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर अनुसंधानकर्ता ने पूछा तो हर व्यक्ति उसका जवाब अलग अलग तरीके से देगा, क्योंकि कोई उसे किसी तरीके से ले रहा होता है, कोई किसी तरीके से। तो इसलिए इनके ज़रिए जो उत्तर आते हैं, पहले तो उसे उत्तर प्राप्त करना ही मतलब उनसे उत्तर आंसर निकलवाना ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार उत्तरदाता उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होते या वो एबल नहीं होते कि उसका सही से जवाब दे सकें समझकर। तो इसमें जो प्रश्नावली में जो उत्तर निकलवाना होता है कई बार मुश्किल होता है, और कई बार कटे फटे तौर पर जो सूचनाएं मिलती हैं, तो इससे भी ये प्रश्नावली जो है कई बार इससे जो अध्ययन है वो सही से नहीं हो पाता। 3rd नंबर पे आता है अपूर्ण अथवा गलत सूचनाओं की संभावना। जो प्रश्नावली होती है, चूँकि उसे डाक के ज़रिए भेजा जाता है, तो उसके ज़रिए कई बार गलत कटे फटे जवाब मिलते हैं, कई बार खाली जगह मिलती हैं। तो इससे जो है जो जवाब मिले होते हैं, कई बार उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सही तरीके से लिखा हुआ नहीं होता, तो उनके ज़रिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो एक तरह से प्रश्नावली इन मामलों में भी अगर वो सही से उत्तर ना आए तो उनके ज़रिए किसी भी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो जो
ये जो गलत उत्तर होते हैं, जो गलत सूचनाएं मिल रही होती हैं, ये भी इसका एक दोष है, क्योंकि हम सभी उत्तरदाताओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही, सिस्टेमेटिक और साफ सुथरा जवाब देगा। 4th नंबर पे आता है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। प्रश्नावली में जो अनुसंधानकर्ता होता है वो चूँकि अपने उत्तरदाताओं से एक प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करता, मतलब उससे मिलता नहीं है, तो इस ये भी इसका सबसे बड़ा दोष है कि वो समझ ही नहीं पाता कि किस तरह के लोगों का जवाब ऐसा है, और वो मतलब इस सवाल को समझ पा रहे हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अनुसूची होती है कि उसमें अगर उत्तरदाता किसी क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा होता तो अनुसंधानकर्ता उसे समझा देता है और उससे उत्तर जो है प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो प्रश्नावली होती है उसमें कई बार लोग इसलिए भी उसका आंसर नहीं भर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होते। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन एक जो वो नहीं हो पा रहा होता है, व्यक्तिगत जो संपर्क नहीं हो पा रहा होता है दोनों के बीच, तो उससे भी कई बार सही जवाब निकल कर सामने नहीं आ पाते। 5th नंबर पे आता है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। जो प्रश्नावली होती है आमतौर पर इसका यूज़ हम उसी वे में कर सकते हैं, जैसे कि जब हमें किसी सिंपल सी कोई सूचनाएं हैं उनका हमें जवाब निकलवाना है, मतलब कोई साधारण सी कोई सिंपल सी प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड हमें फैक्ट इकट्ठे करने हैं, सिर्फ उसी में इसका यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि गहन अध्ययन जब करना हो तब एक जो मेथड होता है, सिर्फ एक मेथड काम नहीं करता और लिमिटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काम नहीं करते, बल्कि एक डीप अध्ययन के लिए हमें अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करने होते हैं, हमें इंटरव्यू लेने होते हैं, मिलना होता है अपने उत्तरदाताओं से। तो जो गहन अध्ययन है उसके लिए ये परिविधि पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, क्योंकि गहन अध्ययन में ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, बल्कि उसके लिए हमें कुछ लॉन्ग आंसर की भी ज़रूरत होती है और कहीं हमें व्यक्तिगत तौर पर मिलने की भी ज़रूरत होती है अपने उत्तरदाताओं से, क्योंकि तभी हम उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को और उनकी जो एटीट्यूड है यानी उनकी जो मनोवृत्ति है उसका गहराई में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से साधारण समस्याओं के लिए ही यूज़ की जाती है। 6th नंबर पे आता है अस्पष्ट लेख। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्नावली होती है उसमें जो हमें सूचनाएं मिलती हैं कि तो उनकी जो लिखावट होती है वो इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि उन्हें पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, उन्हें पढ़ना अनुसंधानकर्ता के लिए मुश्किल होता है। तो उससे भी जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए मुश्किल होता है, और ये चीज़ें भी उसके रिसर्च में बैरियर बन जाती हैं। 7th नंबर पे आता है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। क्या होता है कि जब हमें हर क्वेश्चन प्रश्नावली के जरिए ही पूछना हो तब हम ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते कि जिसका जो मतलब हो वो सभी तरह के लोगों के लिए एक ही जैसा हो। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेटेड, अलग अलग आर्थिक सामाजिक स्थिति से रिलेटेड लोग एक ही एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना, उनका आंसर जो उसके लिए आएगा वो अलग अलग ही आएगा। कोई क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता कि जिनका मतलब सभी लोगों के लिए, सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक जैसा हो। तो एक तरह से प्रश्नावली का ये सबसे बड़ा दोष है कि हम ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते जिन्हें कि सभी लोग एक ही तरह से समझें और उनके आंसर एक ही तरीके से दें। कोई क्वेश्चन किसी के लिए अलग, उसका आंसर अलग हो जाएगा और किसी के लिए अलग हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अलग होती है कि वो कई बार उस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे और कई बार वो उसका बहुत डीप आंसर दे सकते हैं। तो एक तरह से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते जो सभी के लिए एक ही अर्थ रखते हों। तो ये थे प्रश्नावली के दोष। जैसे कि हर परिविधि के कुछ क्वालिटी और कुछ डिसक्वालिटी होती हैं, कि जैसे कि कुछ उनकी अच्छाई होती हैं। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये चीज़ें, ये जो
प्रश्नावली है इसका यूज़ किस एरिया में किया जा सकता है। जहाँ तक देखा गया है कि जो डीप जो रिसर्च हो रही होती हैं उनके लिए सभी तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है। उसे चूज़ करते टाइम हमें ये देखना होता है कि हमारे जो उत्तरदाता हैं वो किस तरह के हैं। तो एक ही तरह की मेथड से सभी तरह का अध्ययन कर लेना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। तो जो प्रश्नावली है उसका मेनली जो यूज़ होता है वो बहुत ही साधारण सी कोई प्रॉब्लम है उसी का ही सॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड फैक्ट इकट्ठे करने के लिए किया जा सकता है। डीप अध्ययन के लिए ये किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। तो ये थे प्रश्नावली के गुण, महत्व, लाभ और उसके दोष। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।